लास्ट क्लास में हमने लिमिट का आइडिया डिस्कस करा था। बेसिक थॉट लिमिट, व्हाट इज़ लिमिट, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। लिमिट के इसी आइडिया को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर हमारा फोकस्ड रहेगा लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो मोस्टली मैक्सिमम केसेस में ऐसा नज़र आएगा आपको कि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी। तो उस केस में हम कैसे टैकल करें इस सिचुएशन को, वो हमारा फोकस आज की क्लास में रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी आप लिमिट निकालोगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, साइन ऑफ x अपॉन x। ये जो फंक्शन है ये जीरो पे डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन लिमिट निकालते समय हमारा फोकस जीरो पर नहीं होता, जीरो के नेबरिंग पॉइंट पे, जीरो के आसपास होता है। वहाँ फंक्शन का बिहेवियर कैसा हो रहा है। जैसे ही आप जीरो एक्सटेंडिंग टू जीरो होगा, ऊपर एक अनदर फंक्शन है साइन एक्स, डिनोमिनेटर में एक अनदर फंक्शन है एक्स, तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनेगी। तो ये जो जीरो अपॉन जीरो सिचुएशन है, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो फॉर्म है इसकी कोई भी यूनिक और डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती है। इसके मल्टीपल वैल्यूज अपीयर हो जाते हैं कई बार, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। 3 × 2 = 6। अलजेब्रा का बेसिक रूल है नंबर्स के साथ। अगर ये है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6/2 = 3। क्या करा मैंने, इस 2 को इसके अपॉन में ले गया और वो 3 के इक्वल आ रहा है। दोनों दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों करेक्ट है। एक सिचुएशन देखिए, 0 × 1 = 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट 0 ही आएगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये रूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं। इसको इसके अपॉन में लाओ तो 0/0 = 1। एक दूसरी इक्वेशन देखें, 0 × 2 = 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0, और इसको फिर से इसके अपॉन में लाएंगे, 0/0 = 2। इन दो इक्वेशंस पर कंपैरिजन करिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल आ जाएगी। जब आप कंपेयर करेंगे तो 1 = 2, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन कैसे आ गई, आप नोटिस कर पा रहे हो। जब भी ऐसी फॉर्म आ रही है तो देखिए इसकी वैल्यू 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज हमें इसकी मिल सकती है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये इनडिटरमिनेट कैटेगरी है, इसीलिए इसको हम डिटरमिनेट कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इस कैटेगरी में ऐसे ही 7 फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लिमिट निकालते समय आप नोटिस करोगे तो इन्हीं में से कोई फॉर्म आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको नॉट डिफाइंड मत बोल देना। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं, तो हमारा फोकस इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करना, ये हमारा फोकस रहेगा। वो क्या क्या होती हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसको देखिए। 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर 0 एंड 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ये देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो इनको ध्यान में रखिएगा। दुनिया में केवल और केवल ये 7 ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनके अलावा और कोई भी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है। आपके माइंड में आ सकता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये क्या होगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू अगेन इन्फिनिटी है। 1/∞, इसकी वैल्यू 0 होती है। 1/0, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू अगेन 0 होती है। 0 तो छोड़िए, आप 1/2 ले लीजिए, 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी जब जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे। नोटिस कर रहे हो, जब भी डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन बढ़ते जाता है और टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है वो, तो होता क्या है, वो वैल्यू 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें से केवल यही 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अपने माइंड से ये थॉट हटा दीजिए कि इनके अलावा भी कोई और होती हैं, तो उसको इनडिटरमिनेट की कैटेगरी में मत रख देना।
अब होगा क्या यहाँ पर, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म अपीयर कैसे हो रही है, दो फंक्शंस की हेल्प से जब हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लिमिट कैलकुलेट करते समय इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगी, तो उसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है। इसकी ये डिपेंड करते हैं ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकलती है। तो हमें इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसको रिमूव करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम टेक्निक आज की क्लास में यही सीखेंगे, हाउ टू रिमूव, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे रिमूव किया जाए। इसमें से ये जो दो इंडिटरमिनेट फॉर्म है स्टार्टिंग के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 0/0 फॉर्म। बाकी जितने भी रिमेनिंग फॉर्म्स हैं इनको किसी मैनिपुलेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म्स में। तो इसीलिए यही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। तो हम जो भी मेथड सीखेंगे वो हम इन्हीं फॉर्म्स के लिए सीखेंगे, बाद में उनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे और इनकी मेथड हम सीख ही रहे हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा इन फॉर्म्स की भी हम लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले पिक करता हूँ मैं 0/0 फॉर्म। इस तरीके की फॉर्म जब भी लिमिट कैलकुलेट करते समय आएगी, अच्छा ये कब आएगी, जब ऊपर भी एक fx फंक्शन होगा, नीचे gx फंक्शन होगा, किसी पॉइंट पर लिमिट निकालोगे तो 0/0 फॉर्म दिख रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इसको हैंडल करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसको हैंडल करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है अलजेब्राइक मेथड। सेकेंड मेथड इसको हैंडल करने का हम लेंगे यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड लिमिट। थर्ड मेथड हम यूज ऑफ एक्सपेंशन। फोर्थ लॉपिटल रूल्स। तो 4 मेथड्स में हम इस पूरे टेक्निक्स को कवर कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट अलजेब्राइक मेथड, इसमें डिस्कस करता हूँ मैं। एक आसान सा एक फंक्शन लेता हूँ जिसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, x² - 1/x - 1। अलजेब्राइक मेथड क्या है, इसका यूज कैसे करें वो सिखाना चाह रहा हूँ मैं। अलजेब्राइक मेथड कुछ नहीं अपने आप में कि ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे एक्सप्रेशन में, सो दैट इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाए। क्या क्या मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कई बार कोई फैक्टराइज किया जा सकता है किसी एक्सप्रेशन को, कई बार रैशनलाइज किया जा सकता है, कई बार एलसीएम लेके कुछ इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, सो दैट वो जो फॉर्म है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सजेशन मिल रहा है, ऊपर डिफरेंस फॉर्मूला है तो इसको ओपन कर दिया जाए। x टेंडिंग टू 1, फैक्टराइज करो मैं इसको, ये आएगा x - 1 1 इंटू x + 1 अपॉन x - 1। फैक्टराइज हो गया। x टेंडिंग टू 1 है, मतलब x एग्जैक्टली 1 नहीं है, तो जब x एग्जैक्टली 1 नहीं है तो ये जो फैक्टर है ये नॉन जीरो फैक्टर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल बना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी से इसकी लिमिट आ गई 1 + 1 दैट इज 2। सिंपल सा टेक्निक है, तो ये आपको पता भी होगा ही। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए था, अगर आप मेरे लेक्चर्स लिमिट के डे फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए। डाउट क्या आना चाहिए वो भी सुन लो। हमने अभी तक जितने भी लिमिट निकाली थी, लिमिट की डेफिनेशन बोली थी मैंने, किसी पॉइंट पर लिमिट का मतलब क्या है, निकालने का मतलब लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करते समय, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते समय फंक्शन जिस वैल्यू की ओर जा रहा है, सिमिलरली राइट साइड से अप्रोच करते समय भी फंक्शन अगर उसी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो हम उनकी कॉमन वैल्यू को लिमिट बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर आपने किस डायरेक्शन से गए आप 1 की तरफ, लेफ्ट से या राइट से, कहीं दिख रहा है, कहीं फील हो रहा है, नहीं, आपने सीधे निकाल दिया, पता चला लेफ्ट से कुछ और आ रहा हो, राइट से कुछ और आ रहा हो। मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है, आपने यहाँ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच फॉलो क्यों नहीं करी, डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, ये डाउट है। ऐसा क्यों करा, इसको देखिए पहले ध्यान से थोड़ा सा, इसका ग्राफ देखिए इस फंक्शन का। लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूं इसको, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये पॉइंट आपका 1 है और ये हाइट आपकी 2 है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर हॉलो सर्कल मतलब 1 पर डिफाइंड नहीं है, दिख भी रहा होगा फंक्शन 1 पर डिफाइंड नहीं है। अब जरा लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले। जब यहाँ पर है तो फंक्शन ये है, मतलब फंक्शनल वैल्यू ये है,
यहाँ पर गए तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर मिली। तो जैसे आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो आपका फंक्शन बेस 2, यहाँ पर वैल्यू 2 है, 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए आपका फंक्शन अगेन इस 2 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट भी 2 ही आई। यहाँ पर मैंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट वाला अप्रोच फॉलो इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे पता था, मैं श्योर था कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लिमिट निकालते समय बैकग्राउंड में ऐसी सिचुएशन चल रही होगी, मतलब दोनों से कॉमन वैल्यू आएगी, तो फिर क्यों हम एक्स्ट्रा वर्क करें, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं उसको। आप कहोगे ऐसा आपको कैसे पता चला? सुनिए फिर इसके लिए कैसे पता चला। ऐसी प्रॉब्लम कब आएगी जब लेफ्ट साइड और राइट साइड से अलग अलग लिमिट आ सकती है। एक तो जब डिसकंटिन्यूटी हो फंक्शन में, और दूसरा फंक्शन पीसेज में डिफाइंड हो, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में ऐसा हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और पीस वाइज डिफाइंड जो फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच करते समय कुछ और पीस पिक करोगे, राइट साइड से करते समय कुछ और पीस पिक करोगे, तो पीसेज में डिफाइंड फंक्शन के साथ ऐसा हो सकता है। एक फंक्शन और है 1/x, इसका हमने देखा था ना, 0 के पास लेफ्ट पीस कुछ अलग जगह जाता है, इसका राइट अलग जगह जाता है। तो ऐसे फंक्शंस जहां पर इन्वॉल्व होंगे वहां पर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच को फॉलो करोगे। इनके अलावा और जगह आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको लेफ्ट राइट इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जो मैं बताना चाह रहा था, मेरा टारगेट जो था क्वेश्चंस को लेकर, वो आपका क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है 0 पर। अब कौन सा मैनिपुलेशन किया जाए फिर इसमें, वहां पर तो हमने फैक्टराइज कर दिया था। रूट दिख रहा ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। रूट जब भी दिखता है एक क्लैरिटी आती है माइंड में कि हमें रैशनलाइज करना चाहिए, तो रैशनलाइज कर दो यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x इंटू, रैशनलाइज करोगे ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऊपर क्या बना, ऊपर बना x इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x अपॉन डिनोमिनेटर में ये डिफरेंस फॉर्मूला दिख गया होगा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 4, ये माइनस बाहर से जाएगा तो इसमें चेंज कर देगा साइन इसका, ये हो गया -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा -2x डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको इरेज करके यहीं पर लिख देता हूँ -2x। x से x कैंसिल आउट हो गया, x टेंडिंग टू 0 पे ये 0, √4 की वैल्यू 2 प्लस √4 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 अपॉन नीचे -2, तो ये हो गया -2। इसकी लिमिट आ रही है आपकी -2। तो ये जो था आपके अलजेब्राइक मेथड, उसमें इसी तरीके का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस तरीके के मैनिपुलेशन से वो आपका जो इनडिटर्मिनेसी है वो रिमूव हो जाएगी। 0/0 फॉर्मेट जो है उसको रिमूव करके फिर हम आसानी से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ये मेथड हर जगह नहीं लगेगी, ये भी ध्यान दीजिए, इसीलिए इसके अलग अलग टेक्निक हैं। सेकेंड मेथड है यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। इस लिमिट का यूज इस मेथड का यूज आप तभी कर सकते हो जब आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स पहले पता तो हो, तभी तो यूज करोगे आप उनका। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या क्या हैं उनको देखिए। फर्स्ट है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है।
और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखिएगा इनको। इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या होती है? 1 होती है। सेकेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को सॉल्व करते समय, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। थर्ड है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। और फोर्थ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो फोर्थ आपका लॉगरिदम लिमिट है, थर्ड एक्सपोनेंशियल है और फोर्थ आपका लॉगरिदम लिमिट है, ये ध्यान देना। इनका हम यूज करेंगे। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट कई बार यूज में नहीं आ पाएंगे, तो इसको जनरलाइज करते हैं। अगर आपके पास क्या करें, इसमें ये जो x है ना, जहाँ जहाँ इन सभी फॉर्मूले में इसके जगह कोई और एक्सप्रेशन आ जाए, सपोज फंक्शन ऑफ fx आ जाए, तो तब भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। x को fx से रिप्लेस कर दीजिए, साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू, स्टिल इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होगी। क्या करा है, x को हर जगह फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। ये इसी फॉर्मूले में नहीं, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लगे हैं, लिखे हैं, सबके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप लिमिट निकाल लेना, वो डोमेन का पॉइंट है, x टेंडिंग टू करा रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन आ गया f ऑफ x, कई बार ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है। किसी पॉइंट पर अगर आप लिमिट निकाल लें, उस पॉइंट पर इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है, तो मेरा जो फंक्शन है अगर वो 0 हो जाए, एक्सटेंडिंग टू a पर अगर मेरा फंक्शन 0 की तरफ चले जाए, ये देख रहा नहीं, f एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसका रिप्लेसमेंट ये है। ऐसे केस में आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सटेंडिंग टू a कर सकते हो। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a साइन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1। इस तरीके का मॉडिफिकेशन, ये अब काम की चीज है हमारे लिए। ऐसा हम इन सभी, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको एक एग्जांपल से समझ आएगा। एप्लीकेशन देखिए इसका, आपसे ये पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x, इसकी लिमिट, वो फॉर्मूला 1 मत कर देना, वो आपका साइन x अपॉन x था, ये साइन 2x अपॉन, ये एंगल है 2x अपॉन x है, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये यूज करना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, fx की, यहाँ fx कोई भी जो भी फंक्शन है उसमें चेंज कर दो, ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। तो यहाँ एंगल में 2x है, साइन 2x अपॉन, इसको भी 2x बना दीजिए, 2 से डिवाइड करा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। या एक्सटेंडिंग टू 0 था, सॉरी, लेकिन फॉर्मूला तो ये भी कहता है कि f ऑफ x टेंडिंग टू 0 आना चाहिए था, ये होना चाहिए ना। और f ऑफ x क्या है, यहाँ पर 2x है, तो 2x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए इसमें, यही तो बोला है। लेकिन एक रिलैक्सेशन फिर मिल जाता है, वो बोलता है एक्सटेंडिंग टू a कर दीजिए, लेकिन कब, उस पॉइंट पर फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 करूं, तो क्या मेरा फंक्शन 0 एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये जो फंक्शन है f ऑफ x से 0 की तरफ जा रहा है, यस, एक्सटेंडिंग टू 0 डालो, 2x भी 0 की तरफ जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे, एक्सटेंडिंग टू 0 से, यही कहना चाह रहा था मैं वहां पर। तो अब डाल दीजिए, अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये 2 ऐसी है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन हमें आना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब के साथ ऐसा काम हम कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब,
इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है मुझे। कैसे करें? कई बार अच्छा पहले x टेंडिंग टू 0 डालोगे, 0.0 फॉर्म दिखी है, तो अब मेथड यूज करते हैं। तो कई बार हमें बहुत सारी मेथड्स को एक साथ भी मिक्सअप करके हैंडल करना पड़ता है। तो पहले मैं इसको 10x दिख रहा है, अच्छा हिंट देखिए 10x दिख रहा है, वहाँ साइन है, साइन और कॉस जब भी दिखे तो 10 सजेस्ट करता है कि उसको भी साइन कॉस के रेशियो वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10x को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका ऐसे रहा अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया। अब ऊपर एलसीएम ले लेता हूं मैं, ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ऊपर जब आप एलसीएम लोगे ना, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं साइन एक्स को कॉमन भी ले लेता हूँ, साइन एक्स कॉमन आए तो ये आया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इनटू ये ऊपर चला जाएगा एक्स क्यूब, ये बन गया है। इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं इसको, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स के साथ एक्स क्यूब है, एक एक्स इसके अपॉन में रख देता हूं मैं, तो ये बन गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स इनटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर ही बचा है, एक एक्स यूज कर दिया है। 1 माइनस कॉस एक्स के साथ उस एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो बचा था इनटू कॉस एक्स, सिंपली कॉस एक्स बचा नीचे 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट 1 की तरफ जाती है, ये लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है अभी डिस्कस करा था, 1/2 की तरफ जाती है, 1 अपॉन कॉस एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ओवरऑल इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2। तो कई बार हमें इस तरीके का मैनिपुलेशन भी चाहिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें इन फॉर्मूले के साथ साथ। तो ये जो टेक्निक है ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अभी मैं खाली इनको कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा हूँ, इसके बाद हम इस पर बेस्ड डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे थोड़ा सा और स्मार्ट वे में। फिलहाल मैं एक इन मेथड को डिस्कस कर लेता हूँ एक साथ, फिर क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। थर्ड मेथड इज लॉपिटल रूल। कई स्टूडेंट्स इसको हॉस्पिटल या फिर हॉपिटल इस तरीके का बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लॉपिटल है। तो लॉपिटल रूल को फोकस करते हैं। ये जो रूल है ये अगेन 0/0 फॉर्म एंड अब इसको भी कवर कर लेता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के लिए भी वैलिड है ये रूल, और बहुत बढ़िया टूल है, इसके बारे में आपको पता होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं इसके साथ, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। ये रूल बोलता क्या है, अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, फंक्शन की इस फॉर्म में होना चाहिए f(x/gx) के फॉर्म में, क्योंकि जब अप्लाई करोगे तभी तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। तो जब भी ये लिमिट निकालते समय ये इंडिटर्मिनेंसी आ रही है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आ रहा है, तो रूल बोलता है कि आप एक काम करिए कि इसको छोड़कर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हूँ इसकी लिमिट निकालिए। ये एक्सप्रेशन क्या लिखा जा रहा है, f(x) का डेरिवेटिव f'(x) अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव g'(x), इस फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए आप, इसको छोड़िए, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो इसी फंक्शन की लिमिट होगी। आपको कि ऐसा क्यों, क्योंकि डेरिवेट करते समय फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम केसेस में चेंज ही हो जाएगा। तो चेंज हो गया तो लिमिट सेम कैसे आ रही है, एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। किसी भी टेक्स्ट बुक्स में देखिएगा लॉपिटल रूल, वहां पर इसका प्रूफ दिया गया है, वहां आप प्रूफ जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। मैं यहाँ प्रूफ कराने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा घर में। कई बार ऐसा हो सकता है ये डेरिवेट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन फिर से 0/0 या इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में स्टिल ये हो सकता है। तो ऐसे केस में इस एल्गोरिदम को आप रिपीट कर देंगे, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f'(x) अपॉन डिनोमिनेटर को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए
G डबल डैश एक्स। अगेन फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए, एंड सो ऑन, इस तरीके का रिजल्ट है। तो 2-3 बार तक मैं आ जाता हूँ। बहुत लंबा अगर जा रहा है तो वैसे भी सजेस्ट यही किया जाता है, फिर इसको मत लगाइए, नहीं तो आप डिफ्रेंशिएट करने में रह जाएंगे, लिमिट कब निकालेंगे। तो ऑल्दो जब ये अप्लाई होती है तो कई बार ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड भी करती है, तो इसलिए काफ़ी बढ़िया टूल ये है। अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट करे थे, इस टूल का यूज करके देखिए कितनी जल्दी आंसर देता हूँ। साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। 0/0 फॉर्म है, लॉपिटल लगा दीजिए। वो क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करना है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का 1, एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 ही थी ना स्टैंडर्ड लिमिट, हमने देखा था इससे पहले भी इसको। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको देखिए जरा, 0 डालेंगे, कॉस 0 1, 0/0 फॉर्म है। लॉपिटल लगाइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 2x। अगेन 0/0 फॉर्म है, लॉपिटल लगा दीजिए, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2, एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस 0 1, आंसर इज 1/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमने देखा भी था, इसकी वैल्यू 1/2 आती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉपिटल रूल, ये कई बार बहुत जल्दी आंसर दे देता है, लिमिट निकालने का बहुत बढ़िया टूल भी है, तो ध्यान में रखिएगा। खैर ये तो आपको आता ही होगा, तो इसका हम यूज करेंगे, लेकिन हर जगह इसका यूज नहीं करेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ये लग भी रही होगी ना, तब भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? एक डेमो देखिए उसका। 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 0 डालिए इसमें, 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल लगाइए जरा इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, 0 डालिए इसमें, अगेन लॉपिटल 0/0 फॉर्म है, फिर से लॉपिटल रूल। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, आप ध्यान देना, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अपने आप में ये टाइम ले लेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 6x, फिर से 0/0 फॉर्म आएगी, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन। अब जो न्यूमरेटर आया है ना यहाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करके अब वो लंबा एक्सप्रेशन आ चुका है, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है उसको, वैसे ही टाइम ले लेना है, तो डिफ्रेंशिएट ही करने में रह जाओगे, लिमिट कब निकालोगे फिर। तो इसलिए ऐसे केस में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर इस टेक्निक को आप कहोगे फिर लिमिट कैसे निकाले इसको नोटिस कर पा रहे हो, अब भी निकाल के रखा मैंने इससे पहले, इसकी लिमिट हमने कैसे करी थी करके। यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स की हेल्प से कितनी जल्दी आंसर आ गया था इसका, और अब यहाँ पर देखिए कितना टाइम ले रहा है। तो ये एग्जाम्पल ये सजेस्ट करता है, ऑल्दो लॉपिटल रूल बहुत बढ़िया है, लेकिन हर समय इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक दिक्कत है, कई बार ऐसे फंसा देता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर ये स्टूडेंट्स का काफ़ी फेमस वो भी है, ऑल्दो बाईपास बहुत जल्दी करता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया जाए तो कई बार लॉपिटल की हेल्प से वो हैंडल हो जाएगा। तो पेपर सेटर के माइंड में भी ये होता है, स्टूडेंट लॉपिटल करते हुए आ रहा है तो वो इसको लगाएगा, उसको पसंद भी है वो। तो आज की डेट में इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बनने लगे एग्जाम में, आपको हाईलाइट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा आपके माइंड में कि अच्छा लॉपिटल लग रही है, इससे लगाइए। जैसे लॉपिटल लगाने गए बीच में आप ऐसा फंसोगे उसमें, मतलब कैलकुलेशन इतनी टीडियस हो जाएगी, या तो अब लास्ट में आंसर गलत करके आओगे, या फिर इतनी लंबी लेबोरियस कैलकुलेशन की वजह से आप हाथ खड़े कर दोगे, वहीं पर छोड़ दोगे उसको। तो इसलिए लॉपिटल आना बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल यही आना ये खतरनाक है। तो ऐसे केस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हैंडल करा जाए, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये जो ट्रेडिशनल वे है ये तो हमें आना ही चाहिए, कई बार हम इसका भी यूज करेंगे, लेकिन हर जगह इसका हम यूज नहीं करेंगे। कई बार हम कुछ टेक्निक्स, कई बार मिक्सअप भी करेंगे इन सभी टेक्निक्स, सो दैट हम जल्दी आंसर रिपोर्ट कर सकें। उस पर बाद में आएंगे, पहले मैं एक बार इन सबको
कंप्लीट कर देता हूँ। ये दो फॉर्म, इसने तो लॉपितल ने इसको भी कवर कर लिया है। अभी बाकी के जितने भी रिमेनिंग फॉर्म्स हैं इन सब में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके आप यहाँ पर इनको रिड्यूस कर सकते हो। कई बार उसको डिनोमिनेटर में ले जाके, कई बार एल कॉमन एलसीएम लेके, और ये जो है ये पावर वाले हैं, तो पावर वालों को हैंडल करने के लिए सबसे बढ़िया है लॉगरिदम टूल, लॉगरिदमिक टूल। लॉग लेके दोनों साइड, तो फिर से वो इन फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो अगर यहाँ रिड्यूस्ड हो गई हैं तो फिर हम जो टेक्निक्स हमने 3-4 टेक्निक अभी सीखी हैं इनका यूज करके हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमने डिस्कस करा आज के क्लास में, कैसे हम अगर ये अपीयर होती है तो इसको टैकल करते हैं। इस तरीके से ये फॉर्म हटाने के बाद हम फिर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ये हमने डिस्कस करा था आज की क्लास में। लेकिन कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इतना आसान तो नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का। मतलब ठीक है ये आना चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक टाइप का हो गया है, ये इतनी आसानी से जो हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के बनते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा ट्रिक सीखनी चाहिए। अभी तो ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, ट्रिक से जल्दी करना है ना, इनसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे फिर कुछ ही क्वेश्चंस कर पाओगे, इतना समय अगर आपने एक क्वेश्चंस में ले लिया, बाकी क्वेश्चंस कैसे करोगे। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली डिमांड भी यही होती है, टाइम मैनेजमेंट, कितनी जल्दी आप आंसर को हैंडल करते हो, कितनी जल्दी क्वेश्चंस को हैंडल करते हो। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन में कई बार लॉपितल भी अप्लाई करेंगे, कई बार सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे, कई बार उसमें सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का भी यूज करेंगे। इस तरीके की टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एक डेमो देता हूँ मैं आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 + cos x अपॉन x इंटू 10 4x, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम से उठाया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया। ये बहुत सारे ये टीचिंग एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार IIT JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम। तो मैं खाली एक डेमो देना चाह रहा हूँ कि कैसे टैकल करा जाए इसको। अब अभी तक जो आपने सीखा है करके देखिए, कर लोगे, डिफिकल्ट नहीं है, कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट इस पे नहीं है, जो आंसर आएगा ना वो टाइम देखना आपने कितना ज़्यादा टाइम उसने ले लिया है। एग्जाम में इतना टाइम लेने के बाद आपने सॉल्व कर भी दिया तो खुश नहीं होना है, कोई फायदा नहीं उसका। टाइम ले लिया आपने, आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। इससे अच्छा छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है। या फिर जल्दी कैसे करें वो देखिए, अप्रोच कैसे करा जाए इसको। एक्सटेंडिंग टू 0 जब आप डालोगे cos 0 1 1 - 1 मतलब 0/0 फॉर्म है। अब स्टूडेंट के माइंड में क्या आएगा, लॉपितल लगाइए इसको, 0/0 फॉर्म में लगे वो लॉपितल लगाने, जरा लगा कर देखना तो लॉपितल कैसी हालत खराब करेगा। मतलब नीचे कैसे हटाओगे आप। फिर आप कहोगे हम कुछ और टेक्निक सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, तो उतना सोचने तक, उतनी कैलकुलेशन करने तक इसने 5-10 मिनट ले लेने हैं, किसी काम का नहीं रहा फिर। तो अब देखो स्मार्टली कैसे करें। एक्सटेंडिंग टू 0 डालकर देखिए, इसमें 3 + cos 0 cos 0 1 3 + 1, इसकी वैल्यू तो 4 होगी। तो ये एक्सप्रेशन ही हटा दीजिए आप, इसकी वैल्यू क्योंकि 4 होगी, अभी किसी काम का नहीं है। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, जल्दी कैसे करें। पेन भी कम चलानी है और आंसर भी जल्दी रिपोर्ट करना है। दूसरी चीज देखिए, tan 4x, अच्छा tan x की स्पेशलिटी होती है, ध्यान दीजिए, tan x और sin x की, ये x के बराबर लगभग अप्रोक्सीमेटली x के बराबर हो जाता है जब x वेरी स्मॉल हो, सॉरी वेरी स्मॉल मीन्स x टेंडिंग टू 0 हो। सिमिलरली साइन के साथ भी यही हाल है, sin x x के बराबर हो जाता है when x टेंडिंग टू 0। वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। इसको आप यहां से भी देख सकते हो, x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 है, तो यहां से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इक्वल टू, x को इधर भेज दीजिए x। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली
10 का फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, तो 10 के साथ भी ऐसे ही आ जाएगा। मेरा फोकस यहाँ पर 10 में था, तो मैं इसको 10 लिखता हूँ, क्योंकि 10 का फॉर्मूला यही होता है, 10x इक्वल टू ये। अब यहाँ x की जगह 4x है, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ 4x इक्वल टू 4x व्हेन x टेंडिंग टू 0। देखो x टेंडिंग टू 0 यहाँ लिखा है, तो 10 4x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, मेरे माइंड में तो पहले से ही था। अगर आपका इंफॉर्मेशन पता है तो आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट इसको पहले ही ऐसे लिख लोगे। अब ध्यान दीजिए क्या चल रहा है, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया नहीं, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गया आंसर है। समझ में नहीं आया तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, रिवर्स जाइए फिर से देखिए क्या बोला मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो कितनी जल्दी एक ही लाइन में आंसर आ गया। ये तो समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ना इतना टाइम नहीं दिया हम इसको, और नॉर्मल तरीके से करके देखना जरा, इसको करिएगा जरूर, आपको तब इम्पोर्टेंस समझ में आएगी ये कैसे स्मार्टली एग्जाम में टैकल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पर मैंने खाली एक डेमो दिया। नेक्स्ट क्लास हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस पिक करेंगे और उन पर इन्हीं ऐसी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सो दैट हम बहुत जल्दी आंसर रिपोर्ट कर सकें। तो ये क्लास अच्छे से देख लीजिएगा और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिए। अच्छा, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप काइंडली घर में जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x अपॉन x इंटू 10 4x। ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने करा है, हल्का सा मैंने चेंज करा है, कई लोगों को तो चेंज भी नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। वहाँ x था, यहाँ 2x है, तो इससे आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये ट्राई करिएगा और ये सब प्रैक्टिस करके आइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ करेंगे हम सारे एग्जाम में आए क्वेश्चंस को बहुत स्मार्ट वे में। तो ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।